गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। और ये हमारा सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में तीसरा पार्ट है। एंड आज हम सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हिंदू सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, so in this lecture I will be discussing the other religious reform movements जो पैरेलली हिंदुइज्म सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट के साथ चल रहे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हम शुरुआत करेंगे इस लेक्चर की। और सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहे। कनेक्टिविटी कंसोलिडेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी जिंदगी में खाली एनसीईआरटी में ही नहीं, जो भी आप पढ़ते हैं उसमें भी वो चीज लेके आए। समझ में आ रहा है ये चीज? तभी वो पढ़ाई किसी मतलब की रह जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आज हम इस लेक्चर में शुरुआत करेंगे मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स की। ओके, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स। नाउ वी विल सी मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, सी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट राजा राम मोहन रॉय के थ्रू शुरू हुआ था, जिसको हम बोलते हैं इंडियन रेनेसेंस पीरियड। ओके, एंड साथ ही साथ अदर रिलीजन के भी रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए। वहाबी मैंने आपको बताया था जब मैंने मिडिवल हिस्ट्री शुरुआत किया था कि वहाबिज्म सलाफिज्म क्या है। अब आप उस चीज का इन्फ्लुएंस इंडिया में किस फॉर्म में पाएंगे वो भी आपको पता चलेगा। समझ में आ रहा है? तो Muslim reform movement, as you know that the Muslim community, like their Hindu counterpart, okay, they were equally caught by religious dictates in the sense Maulvis and Maulanas, okay, and fatwas issued by the Muslim cleric class. Okay, so so at that time many Muslim leaders, they also believed that Islam in India had been degenerated under the influence of हिंदुइज्म, कि हिंदुइज्म का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है कि इस्लाम क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो उन्हें लगा कि हमें इसको क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, इस्लाम को फिर से लाना चाहिए जैसा मिडिवल पीरियड में था। ओके, तो they took upon themselves the task of purifying and strengthening the Islam, okay, which resulted into Wahhabi movement, कि अब सबको क्या बनाओ, इस्लामिक बनाओ जो कन्वर्ट हो गए। समझ में आ रहा है? आर्य समाज का क्या था, हिंदू बनाओ जो इस्लाम में बदल गए। समझ में आ रहा है? तो दे स्टार्टेड strengthening the Islam, which resulted into Wahhabi and Farazi movement. Are you getting my point? And apart from this, the official government, that is British government, view on the revolt of 1857, they held the Muslims to be the main conspirators. अब मैंने आपको बताया था डिवाइड एंड रूल थ्योरी ब्रिटिशर्स ने खेली थी 1857 के रिवोल्ट में। कुछ समय तक 1875 तक सपोर्ट किया किसको, हिंदूज को। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मुस्लिम्स। समझ में आ रहा है? सो द official government view on the revolt of 1857, they held the Muslims to be the conspirators, and this view was further strengthened by the activities of Wahhabis. वहाबीज की मैंने आपको कहानी बता रखी है 1744 से कैसे सऊदी अरब ऑटोमन टर्क्स के अगेंस्ट में अरब यूनिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए। समझ में आ रहा है? सो द नीड ऑफ अ, उस समय नीड थी, द नीड फॉर अ कोऑपरेटिव एटीट्यूड towards the British to improve the community's social condition, which was felt by many liberal Muslims, and this resulted into Muslim reform movements. तो बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स अब शुरू होंगे। समझ में आ रहा है? बहुत सारे, जैसे कि अलीगढ़ मूवमेंट, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट था, शानदार मूवमेंट था वो। तो हम शुरुआत करेंगे वहाबी मूवमेंट से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहाबी मूवमेंट। सो या नाउ वहाबी मूवमेंट, वहाबी वली मुल्ला मूवमेंट। ओके, वहाबी मूवमेंट, मैंने आपको बताया कि वहाबी मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई। 1744 की एक ट्रीटी थी, समझौता था, उससे शुरुआत हुआ था। किसके अगेंस्ट में? ऑटोमन टर्क्स। ओके,
दैट मीन्स अरब यूनिटी अगेंस्ट ऑटोमन टर्क्स। तो अब्दुल वहाब नाम का इंसान था, मैंने आपको ये सारी कहानी बता रखी थी। तो यही चीज का इन्फ्लुएंस कहां पे आया, इंडिया में भी आएगा, पूरी दुनिया में गया था इन्फ्लुएंस, आज भी इन्फ्लुएंस है वहाबीज का। सो शाह वली वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह, he inspired the essentiality, okay, revivalist response to western influence and the degeneration which had set into among Indian Muslim। मैंने आपको बताया कि इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो कन्वर्ट हो रहे थे, ओके, अदर रिलीजन्स में। तो कहा कि ये जो डी जनरेशन हो रहा है इस्लाम, इसको रिवाइव करना पड़ेगा और ब्रिटिशर्स को भी सबक सिखाना पड़ेगा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट में। समझ में आ रहा है? सो द टीचिंग्स ऑफ वली उल्लाह वर फर्दर पॉपुलराइज्ड बाय हुम, इनकी टीचिंग्स को शुरुआत किसने की, इंस्पायर कहां से हुए, शाह वली उल्लाह से। बट हिज टीचिंग्स वर पॉपुलराइज्ड बाय शाह अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद बरेलवी। ये दो नाम बहुत जरूरी हैं, याद रखिएगा, अब्दुल अजीज एंड अहमद बरेलवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये, ठीक है, वहाबी मूवमेंट में। समझ में आ रहा है? और इन दोनों लोगों ने ही क्या किया, रेडिकल मूवमेंट, कंजर्वेटिव मूवमेंट दे स्टार्टेड एंड हु आल्सो गेव देम। तो इस वहाबी मूवमेंट को पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल लुक किसने दिया, सैयद अहमद बरेलवी एंड शाह अब्दुल अजीज ने। समझ में आ रहा है? इस मूवमेंट को शुरुआत किसने किया, वली उल्लाह ने। इनका काम था रिवाइवल करना, बट इसको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दिया अहमद बरेलवी एंड अब्दुल अजीज। एंड इंडिया वाज कंसीडर्ड टू बी दरुल हब। इंडिया को क्या समझा जाता था, दरुल हब। दरुल हब मीन लैंड ऑफ काफिर्स, नॉन मुस्लिम्स। एंड इनका कहना था इंडिया नीडेड टू बी कन्वर्टेड टू दरुल इस्लाम, दैट इज लैंड ऑफ इस्लाम बनाना पड़ेगा इसको। समझ में आ रहा है? दरुल हर्ब मानते थे और इनको बनाना क्या था, दरुल इस्लाम। एंड फाइनली दे गेव अ कॉल टू जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। यस, इन्होंने कहा कि जिहाद, जिहाद क्या होता है, होली वॉर। होली वॉर का असली मतलब मैंने आपको बताया हुआ है क्या है, सेंसस से कॉन्शियसनेस पे पहुंचना। बट यहां पे जिहाद क्या है कि ये सब काफिर है, इनको मारो। दे गेव अ कॉल टू जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ओके, टू रिवाइव द मुस्लिम पावर, मुस्लिम रूल इन इंडिया। तभी आप देखेंगे कि 1857 के रिवोल्ट में किसको बना दिया जाता है मुगल का एम्परर, वही बहादुर शाह जफर सेकंड। समझ में आ रहा है? और इस मूवमेंट को सपोर्ट भी किसी ने किया, किसने, निजाम ऑफ हैदराबाद। ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट, निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम ने खूब सपोर्ट किया इस मूवमेंट को। एंड मोटिव क्या था वहाबी मूवमेंट का, लेट मी टेल यू मोटिव्स। मोटिव्स, मोटिव क्या है वहाबी मूवमेंट का, इनको क्या करना था, दे वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी एज पर कुरान एंड शरीयत। यस, दे वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी एज पर कुरान और शरीयत। समझ में आ रहा है? कुरान के इस्लामिक लॉ बनाना चाहते थे। एंड दे वांटेड टू एस्टैब्लिश, they wanted to establish the Muslim power, they wanted to establish the Muslim power throughout the world, throughout the world, पूरी दुनिया में मुस्लिम पावर लाना चाहते थे, ये याद रखिएगा। और इनका वेपन क्या था, यूजिंग जिहाद, जिहाद का नाम ले लेके पूरी दुनिया पे इन्हें क्या करना था, कब्जा करना था, ये याद रखिएगा। एंड फाइनली इन 1820
वहाबी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। 1820 में वहाबी मूवमेंट इंडिया में शुरू हुआ। वहाबी मूवमेंट इन इंडिया 1820। समझ में आ रहा है? 1820 में शुरुआत हो गई थी और चलाया किसने इसको? सैयद अहमद बरेलवी। मैंने अभी आपको नाम बताया था। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय whom? सैयद अहमद बरेलवी। ये याद रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी। And let me tell you the interesting things. They gave a call to jihad against whom? Britishers, to revive the Muslim rule in India. Are you getting my point? And Wahhabis were the first prisoners to Andaman jail. जो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान में जो जेल है, उसका उद्घाटन किसने किया? रिबन किसने काटा? वहाबीज ने। वहाबीज वर द फर्स्ट प्रिजनर्स टू अंडमान जेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड इन हैदराबाद निजाम, उस टाइम पे निजाम कौन थे हैदराबाद के? मुबारिजुद्दौला। समझ में, याद रखिएगा, द निजाम ऑफ हैदराबाद एट दैट टाइम। मुबारिजुद्दौला इन हैदराबाद, निजाम मुबारिजुद्दौला, ये कौन थे? ब्रदर थे किसके? निजाम के भाई थे। ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट एंड निजाम ने अपने भाई को क्या किया? फिर प्रिजन में रख दिया। सी, ब्रदर ऑफ निजाम आप लिख लीजिए यहां पे, ब्रदर ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद स्टार्टेड वहाबी मूवमेंट, और उसका नाम क्या था? मुबारिज उद्दौला। और जब उसके भाई ने, मुबारिज उद्दौला ने ये मूवमेंट चलाया, तो निजाम ने क्या किया? निजाम ने ही इम्प्रिजन्ड हिज ब्रदर, दैट मींस मुबारिज उद्दौला को इम्प्रिजन कर लिया टिल डेथ, टिल डेथ। समझ में आया? तो इस तरीके से ये मूवमेंट चलना शुरू हुआ था। और इस मूवमेंट को, लेट मी टेल यू, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी। आइडियोलॉजीज इन द सेंस इस्लामिक आइडियोलॉजी थी, और सबको क्या करना था? अरब यूनिटी मेन जो था, वहाबी का मकसद। समझ में आ रहा है? और मेन लीडर जो थे अहमद बरेलवी थे। और मैंने बताया कि वहाबीज वर द फर्स्ट प्रिजनर्स। ओके, कहां गए थे? अंडमान जेल। ये याद रखिएगा, पहले प्रिजनर्स थे ये। ओके, एंड these I can say that the leaders of Bahawi movement, okay, they were the first Muslims, first Indian Muslims, okay, of the 18th century to organize Muslims around two folds. Okay, वहाबीज ने क्या किया था? मुस्लिम्स को दो फोल्ड में डिवाइड कर दिया था। कैसे? पहला, इन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को डिवाइड किया किस? हार्मनी के बेसिस पे, कि जितने भी मुस्लिम्स हैं हम सब भाई भाई हैं। समझ में आया? दूसरा, they recognize the recognition of the role of individual conscience in the religion. Okay, और जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ था किसके बीच में? कुरान एंड हदीस। हदीस इन्होंने लिखी थी, किसने लिखी थी? बेगम आयशा ने। समझ में आ रहा है? तो सब अपना ही अपना कुरान को क्या कर रहे थे? इंटरप्रेट कर रहे हैं। ओके, ये याद रखिएगा। तो उस टाइम पे जब लोग अपनी अपनी टीचिंग्स को इंटरप्रेट करेंगे, तब वली मुल्ला, शाह वली मुल्ला लोगों को इंस्पायर करेंगे, समझाएंगे अपनी टीचिंग से। और इनकी टीचिंग को पॉपुलराइज किसने किया? शाह अब्दुल अजीज एंड शाह सैयद अहमद बरेलवी ने। और कौन सा नारा दिया? काफिर है मारो। समझ में आ रहा है? तो यहीं से शुरुआत होती है वहाबी मूवमेंट की। ये याद रखिएगा, वहाबी मूवमेंट। तो वहाबी मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस आल्सो। ठीक है, अगर कभी पूछा गया कि कम्युनलिज्म कहां से कैसे आया, तो आप इसमें लिख सकते हैं ये सारी चीजें, वहाबी। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा, वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट। ओके, सो नाउ इसी में एक इंसान थे जो सैयद अहमद बरेलवी से बड़े ही प्रेरित थे। ओके, सैयद अहमद बरेलवी के डिसाइपल कौन थे? तीतू मीर। ये याद रखिएगा, डिसाइपल ऑफ सैयद अहमद बरेलवी, तीतू मीर।
समझ में आया? तीतू मीर डिसाइपल ऑफ सैयद अहमद राय बरेलवी वही हैं, और ये फाउंडर भी कहे जाते हैं वहाबी मूवमेंट के बरेलवी को, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल मुद्दा पॉलिटिकल बेसिस पे चलाया था। समझ में आ रहा है? एंड इनका रोल क्या था तीतू मीर का? तीतू मीर ही ऑर्गेनाइज द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बंगाल। ये याद रखिएगा, तीतू मीर ने क्या किया था? ही ऑर्गेनाइज्ड द मुस्लिम peasants of Bengal. Okay, he organized the Muslim peasants of Bengal. बंगाल के मुस्लिम लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया था अगेंस्ट whom? अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स, अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स। ये याद रखिएगा, अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इन्होंने शुरू किया था अगेंस्ट। तो इन्होंने क्या किया? तीतू मीर ने, ये डिसाइपल थे किसके? अहमद बरेलवी के। और इन्होंने क्या किया? बंगाल के सभी मुस्लिम भाइयों को इकट्ठा किया अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में। दो लोगों के अगेंस्ट में इकट्ठा किया था, अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, ये याद रखिएगा, अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, ये याद रखिएगा। तो ब्रिटिश रिकॉर्ड, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, कहते थे ये काफी मिलिटेंट मूवमेंट था। समझ में आ रहा है? बट इसके ज्यादा रिकॉर्ड्स हिस्ट्री में दिए ही नहीं गए हैं, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में काफी सारी चीजें जला दी गई थी रिकॉर्ड्स में। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स दे से दैट इट वाज अ मिलिटेंट मूवमेंट, ओके, which was not completely true. Are you getting my point? So ये सारी कहानी थी वहाबी मूवमेंट की। Are you getting my point? ये पूरी कहानी थी वहाबी मूवमेंट की। नाउ फैराजी मूवमेंट, अब हम बात करेंगे फैराजी मूवमेंट की। अब ये फैराजी मूवमेंट क्या है? तो लेट मी टेल यू दिस फैराजी मूवमेंट, this movement is also called as Faradi movement. Let me tell you, this movement is also called as Faradi movement. तो कंफ्यूज मत होना अगर एग्जाम में ऐसे लिख के आता है तो। समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है? ये याद रखिएगा, फरादी मूवमेंट। सो द मूवमेंट फरादी मूवमेंट also known as Faradi movement. Why? Because of its emphasis on the Islamic pillars. The movement emphasis was on the Islamic pillars of faith. जो इस्लामिक फेथ था उस पे इनका काफी ज्यादा ध्यान था। एंड दिस मूवमेंट was founded by whom? हाजी शरीयत अल्लाह, हाजी शरीयत अल्लाह, ये याद रखिएगा। एंड द मूवमेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इस्लामिक फेथ, फेथ ऑन इस्लामिक पिलर्स। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, फेथ ऑन इस्लामिक पिलर्स। एंड रीजन क्या था? रीजन ईस्ट बंगाल, ओके, दैट इज बांग्लादेश, ओके। So founder of this movement Haji Shariat Allah, okay, the region of this movement East Bengal, and this movement aimed at the eradication of the social innovations current among the Muslims of the region. Yes, ये पूरी तरीके से इस्लामिक फेथ पे बेस्ड था। बिल्कुल भी ये क्या नहीं चाहते थे? वेस्टर्नाइजेशन नहीं चाहते थे, सोशल इनोवेशन नहीं चाहते थे इस्लाम में। समझ में आ रहा है? तो उन चीजों को खत्म करने के लिए ये मूवमेंट लाया गया था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो ये मूवमेंट सबसे ज्यादा किसके लीडरशिप में रेवोल्यूशनरी हुआ? दादू मियान, ये याद रखिएगा, दादू मियान। दादू मियान ये कौन है? ये हाजी शरीयत अल्लाह के बेटे हैं। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज सन दादू मियान, the movement became revolutionary from 1840 onwards.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड दादू मियान गेव द मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। दादू मियान ने क्या किया, इस मूवमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम बना दिया। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, ओके। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम कैसा था? विलेज से प्रोविंसेस, फ्रॉम विलेज टू प्रोविंसेस, दैट मीन्स बॉटम टू टॉप। समझ में आ रहा है? सो विलेज टू प्रोविंसेस पे हर लेवल पे एक डेप्यूटी होता था। इन्होंने हर लेवल पे एक डेप्यूटी रखा था, उस डेप्यूटी को खलीफा कहा जाता था। खलीफा, ये याद रखिएगा। विलेज पे जो डेप्यूटी होगा वो भी खलीफा, प्रोविंसेस पे जितने डेप्यूटीज होंगे उनको भी क्या कहा जाएगा, खलीफा। और इनका काम क्या है? इनका काम है वेस्टर्नाइजेशन को रोकना। समझ में आ रहा है? तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ये बन गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने कैसी एक पैरेलल गवर्नमेंट टाइप जैसी बनाना शुरू कर दी, अपना खलीफा रख दिया। समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे आने लगे थे मूवमेंट में। बट दिस दादू मियान, इनकी डेथ हो गई 1862 में। दादू मियान, he died in 1862 and the movement survived merely as a religious movement. Yes, the movement survived merely as a religious movement without political overtones after the death of दादू मियान in 1862। और वहीं पे इस ये जो मूवमेंट ऑफ फेराजी मूवमेंट ये डिक्लाइन कर जाएगा और खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये था फेराजी मूवमेंट, फेराजी। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट इज अहमदिया मूवमेंट। अब अहमदिया मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, ओके। और जब आप ये अहमदिया मूवमेंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि ये अहमदिया मूवमेंट ये जो था किस लिए लाया गया था, वहाबी और फैराजी के बाद ही ये अहमदिया मूवमेंट मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें अभी आपको पता चलेंगी। समझ में आ रहा है? फर्स्ट लेट मी टेल यू सम हिस्ट्री रिगार्डिंग दिस, that the movement, this Ahmadiyya movement was founded by Mirza Ghulam Ahmad, मिर्जा गुलाम अहमद in 1889। इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था। एंड द मूवमेंट इट वाज बेस्ड ऑन लिबरल प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? द मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन लिबरल प्रिंसिपल। Okay, the movement was based on liberal principles and it described itself as a standard bearer of Mohammedan Renaissance. Yes, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। ब्राह्मो समाज ने क्या बोला था? इंडियन रेनाइसेंस। और अहमदिया मूवमेंट दे डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज ए मोहम्मदन मुस्लिम रेनाइसेंस मूवमेंट, कि ये मुस्लिम रेनाइसेंस मूवमेंट है बेस्ड ऑन लिबरल प्रिंसिपल्स। एंड दिस मूवमेंट, ये जो अहमदिया मूवमेंट है, इट वाज बेस्ड इटसेल्फ लाइक ब्राह्मो समाज, ब्राह्मो समाज की तरह था। दोनों मूवमेंट के, अहमदिया एंड ब्राह्मो समाज दोनों के ही प्रिंसिपल सेम है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन, की that means monotheism, principle of monotheism, religion of all humanity, they were opposing jihad। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं अहमदिया एंड ब्राह्मो समाज, दोनों सेम है। समझ में आ रहा है? एंड दिस अहमदिया मूवमेंट, लाइक ये जो अहमदिया मूवमेंट है वेस्ट एशियन नेशन में भी शुरू हुआ था, वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी शुरू हुआ था। वहां पे अहमदिया मूवमेंट का नाम क्या था? बहाशिम। ये याद रखिएगा, अहमदिया मूवमेंट इन West Asian countries known as Bahasham. Okay, and this Bahasham movement, it was flourished in West Asian countries also, and this movement was suffered from mysticism. Yes, mysticism से ये काफी ज्यादा सफर हुआ था। अब जितने मौलाना होंगे वो क्या करेंगे? अगेंस्ट में आ जाएंगे, किसके? अहमदियाज के। समझ में आ रहा है? तो यही दिक्कत होती है प्रीस्टली क्लास की, बेसिकली दिक्कत यही है प्रीस्टली क्लास की, ये याद रखिएगा। तो अहमदिया मूवमेंट को बहुत सारे नाम भी दिए गए। अहमदिया मूवमेंट को और क्या क्या कहा जाता है? अहमदिया मूवमेंट ऑल्सो नोन एज कादियानी, कादियानी मूवमेंट,
कादियानी मूवमेंट भी बोलते हैं अहमदिया मूवमेंट को। ओके, क्यों कादियानी मूवमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस मूवमेंट was started by who? मिर्जा गुलाम अहमद, where? at कादियानी। कादियानी जगह का नाम है इन पंजाब, कादियानी इन पंजाब। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाई दिस मूवमेंट इज आल्सो नोन एज कादियानी मूवमेंट। एंड ऑब्जेक्टिव क्या था अहमदिया मूवमेंट का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अहमदिया मूवमेंट इज टू रिफॉर्म इस्लाम and they defending this movement against whom? आर्य समाजिस्ट। आर्य समाजिस्ट क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? रिफॉर्म कर रहे थे, शुद्धि मूवमेंट, जो भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हिंदू में करो। बट इन्होंने कौन सा अपनाया? ब्राह्मो समाज का रास्ता। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने आर्य समाजिस्ट और इन सबके अगेंस्ट में ये मूवमेंट था, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? और सेम प्रिंसिपल किसके तरीके से थे? ये थे ब्राह्मो समाज के। समझ में आया? ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ओके, सबसे पहले मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा सर सैयद अहमद खान के बारे में। बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत ही आलिम इंसान थे। सर सैयद Ahmad Khan, he was born in 1817 in a respectable Muslim family. He was a loyalist member of the judicial services of the government. Yes, member थे ये judicial services में गवर्नमेंट के। And he was retired. इनका रिटायरमेंट होता है 1876. He was retired in 1876 and he became a member of Imperial Legislative Council in 1878. Yes, ये मेंबर बने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1878। बट इनको ये चीज नहीं समझ में आ रही थी कि ब्रिटिशर्स इनका फायदा उठा रहे हैं। इनके थ्रू क्या किया गया? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? मुस्लिम्स का फेवर करना शुरू किया कि हम रिजर्वेशन देंगे, मुस्लिम्स की जो स्थिति है, सिचुएशन है, उसको सुधारेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो और इनको टाइटल दिया गया, ही अर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड। ही अर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड इन 1888। समझ में आ रहा है? because of his loyalty he earned his title knighthood in 1888. Okay, and that is why he wanted to reconcile western scientific education with the teaching of Quran, which were to be integrated in the light of contemporary rationalism. Yes, इन्होंने क्या किया? वेस्टर्न एजुकेशन के साथ जो कुरान की टीचिंग थी उनको मिलाने की कोशिश करी, ताकि जो कंटेम्पररी रैशनल रेनाइसेंस है वो हो सके मुस्लिम्स का। समझ में आ रहा है? That is why he wanted to reconcile the Western scientific education with the teachings of the Quran, and which were to be interpreted in the light of contemporary rationalism and science. Okay, even though he also held the Quran to be ultimate authority. ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोला था कि कुरान अल्टीमेट अथॉरिटी रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये इनके विचार थे सर सैयद अहमद खान के, ये याद रखिएगा। ओके, एंड टू स्टार्ट द मूवमेंट वी कैन से, और इन परसूट टू स्टिमुलेट अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ अमंग द इंडियन मुस्लिम्स थ्रू बेटर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, इंडियन मुस्लिम को अच्छी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए कुछ सेक्शन जो थे मुस्लिम्स के, उन्होंने सर सैयद अहमद खान के साथ मिलके उन्होंने कहा कि एक ऑफिशियल पैट्रोनेज देते हैं। एंड दैट इज व्हाई ही आर्ग्यूड दैट मुस्लिम शुड फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन एजुकेशन एंड जॉब्स एंड they should try to catch up with their Hindu counterparts who had gained the advantage of an early start। क्योंकि ब्राह्मो समाज पहले से शुरू हो गया था, तो अब हिंदू के लोग जो थे, हिंदुइज्म के लोग जो थे, जो उनको समझ में आने लगा था चीजें, रैशनल माइंड हो गए थे। ओके, जॉब्स में भी वही आ गए थे। सो पहली चीज इन्होंने जो बोला सर सैयद अहमद खान ने, वो यही बोला दैट मुस्लिम शुड फर्स्ट concentrate on education and job. They should try to catch up with their Hindu counterparts who had gained the advantage of an early start. Are you getting my point? And that is why Sir Sayyid Ahmad Khan
His progressive social ideas were propagated through his magazine. तो उन्होंने अपने विचारों को मैगजीन के थ्रू लिखना शुरू किया। और सैयद अहमद खान की मैगजीन का नाम क्या था? तहदीब उल अखलाक। तहदीब उल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खान की मैगजीन थी। दैट मींस इंप्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल। इंप्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल, ये इनकी मैगजीन। इसके थ्रू इन्होंने क्या किए? अवेयरनेस फैलाना शुरू की मुस्लिम्स में। ये याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। सो मेन एम क्या थे सर सैयद अहमद खान के? दैट मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम्स विदाउट वीकनिंग देयर एलिजियंस टू इस्लाम। कि मॉडर्न एजुकेशन तो हम लेके आएंगे, बट उससे इस्लाम कमजोर पड़ना नहीं चाहिए, रिलीजन पे कोई भी इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। तो हमें इस तरह की मॉडर्न एजुकेशन चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा, सोशल रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम्स रिलेटेड टू पर्दा, पॉलीगैमी, विडो रीमैरिज, विमेन एजुकेशन, ये सारी चीजें सोशल रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। पॉलीगैमी, पर्दा सिस्टम, बुर्का सिस्टम। मैंने आपको बताया बुर्का क्यों आया सऊदी से, बिकॉज वहां का कल्चर, ज्योग्राफी वैसी है। समझ में आ रहा है ये चीज? विडो रीमैरिज, विमेन एजुकेशन, स्लेवरी, ये सारी चीजें। तो ये दो ऑब्जेक्टिव इनके बहुत मेन थे। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये। कौन सा? सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट, ये याद रखिएगा। सो अलीगढ़ क्या है? अलीगढ़ हेडक्वार्टर है यूपी में। अलीगढ़ हेडक्वार्टर यूपी में, जगह का नाम है। एंड दिस मूवमेंट स्टार्टेड बाय हुम? सर सैयद अहमद खान। ऑब्जेक्टिव क्या थे सर सैयद अहमद खान के? प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन। यस, प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन। let me tell you, yeah, objectives of sir Syed Ahmad Khan. First objective, promoting western education. समझ में आ रहा है? एंड वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? इन 1875 he established or he started in 1875 he started a college. कॉलेज का नाम क्या था? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ओके, दैट मीन्स अलीगढ़ में कॉलेज बनाया, कॉलेज इन अलीगढ़। क्या नाम था कॉलेज का? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। लिख लीजिएगा, ये नाम बहुत जरूरी है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एंड लेटर दिस कॉलेज बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेटर दिस कॉलेज बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। समझ में आ रहा है? बाद में ये कॉलेज बनता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था इनका। दूसरा ऑब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इनका क्या था? स्ट्रेंथन दी ब्रिटिश रूल। अब मैंने आपको बताया ये ब्रिटिशर्स के लिए काफी ज्यादा लॉयल थे। समझ में आ रहा है? लॉयल्टी टूवर्ड्स, और इसी लॉयल्टी की वजह से 1888 में इनको नाइटहुड का टाइटल मिला था। सो स्ट्रेंथनिंग दी ब्रिटिश रूल, strengthen the British rule। समझ में आ रहा है? सो दिस, अब स्ट्रेंथनिंग द ब्रिटिश रूल, ये जो इनका फीचर था, इट वाज एंटी नेशनलिस्ट इन कैरेक्टर। व्हाई? बिकॉज ही वाज प्रो ब्रिटिश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस वाज एंटी नेशनलिस्ट इन कैरेक्टर, दैट इज प्रो ब्रिटिश। सो दैट इज व्हाई आफ्टर द सर सैयद अहमद खान, okay, after the death of Ahmad Khan, so after the death of Sir Syed Ahmad Khan, the group of agriculture sorry,
द ग्रुप ऑफ अलीगढ़ activists after the death of Sir Syed Ahmad Khan, the group of Aligarh activists, they started a party and उस पार्टी का नाम क्या हुआ? All India Muslim League. All India Muslim League. समझ में आया? So after the death of Sir Syed Ahmad Khan, the group of Aligarh activists, they started a party called as All India Muslim League in 1906. मुस्लिम लीग कब बनती है? 1906. कहां पे बनती है? इन ढाका. इन ढाका. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, इन ढाका. ये याद रखिएगा, इन ढाका. समझ में आ रहा है? एंड फाउंडर कौन है मुस्लिम लीग के? फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग आगा खान. आगा खान. Aga Khan. Aga Khan was the first president of Muslim League. First president of Muslim League. ये याद रखिएगा. First president of Muslim League, Aga Khan. And founders बहुत सारे हैं मुस्लिम लीग के. आगा खान है. आगा खान फर्स्ट प्रेसिडेंट है. आगा खान के अलावा और भी बहुत लोग थे, जैसे नवाब सलीमुल्लाह खान. आगा खान, देन नवाब सलीमुल्लाह खान. समझ में आ रहा है? नवाब सलीमुल्लाह खान. देन नवाब मोहसिन उल मुल्क. नवाब मोहसिन उल मुल्क. और जो चौथे इंसान थे, नवाब वकार उल मुल्क. ये याद रखिएगा. ये चार लोग हैं. ये क्या है? फाउंडर्स हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 1906 में. समझ में आ रहा है? और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? आगा खान. और इन्होंने कब बनाया? आफ्टर द डेथ ऑफ अहमद, सर सैयद अहमद खान. एंड दीज, ये लोग कौन थे? अलीगढ़ एक्टिविस्ट. और इनको सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट किसने किया? इनको सपोर्ट करने वाले थे ब्रिटिशर्स. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. तो ये थी कहानी अलीगढ़ की. समझ में आया? अलीगढ़ मूवमेंट की. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. थियोडर बेक, ये कौन थे? ये ब्रिटिश इंसान थे, ब्रिटिशर थे. थियोडर बेक, ही वाज सेक्रेटरी फॉर अहमद खान एंड ही वाज आल्सो क्लोज एसोसिएट ऑफ ब्रिटिशर. एंड he was secretary for whom? Ahmad Khan, close associate of Britishers also. समझ में आ रहा है ये चीज कि ब्रिटिशर्स के ये कौन थे? गुप्तचर होंगे, स्पाई, सारी बातें बताते होंगे. समझ में आ रहा है? एंड ही वाज आल्सो सेक्रेटरी फॉर अहमद खान. समझ में आ रहा है? एंड थियोडर बेक, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. यस, थियोडर बेक फर्स्ट प्रिंसिपल थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. समझ में आया? तो पूरा फैक्चुअल के साथ आपको मैंने बता दिया. ये मूवमेंट पढ़ लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिए. ठीक है? बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. नाउ अनदर मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट. देवबंद मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है. ओके, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि देवबंद क्या है. देवबंद is a town in northern UP. Okay, देवबंद town in northern UP. समझ में आ रहा है? town in northern UP. एंड देवबंद मूवमेंट क्यों बना था? देवबंद मूवमेंट ये काउंटर मूवमेंट था. ये याद रखिएगा. देवबंद मूवमेंट काउंटर मूवमेंट. काउंटर मूवमेंट अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट अलीगढ़ मूवमेंट. जैसे जैसे आपने देखा ना, ब्राह्मो समाज के अगेंस्ट में कौन बना था? धर्म सभा. समझ में आ रहा है? वैसे ही अलीगढ़ मूवमेंट के अगेंस्ट में क्या बना? देवबंद मूवमेंट. समझ में आ रहा है? अगेंस्ट अलीगढ़ मूवमेंट, अगेंस्ट अलीगढ़
मूवमेंट, ये याद रखिएगा। एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे देवबंद मूवमेंट के? द ऑब्जेक्टिव ऑफ देवबंद मूवमेंट टू प्रमोट मदरसा एजुकेशन। ओके, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रमोशन ऑफ मदरसा एजुकेशन। लेट मी टेल यू ऑब्जेक्टिव मदरसा एजुकेशन, समझ में आ रहा है? एंड इन 1867 मदरसा फाउंडेड, ये याद रखिएगा, इन 1867 मदरसा फाउंडेड वेयर? इन देवबंद। ओके, एंड it is totally against the British and their members। समझ में आ रहा है? तो ये मूवमेंट जो था टोटली अगेंस्ट अलीगढ़ मूवमेंट, टोटली अगेंस्ट दी ब्रिटिश, एंड इस मूवमेंट के जो मेंबर थे उन्होंने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था नेशनल मूवमेंट में। यस, देयर मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन नेशनल मूवमेंट। जैसे कि मेंबर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, बहुत ही महान इंसान थे ये, समझ में आ रहा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, समझ में आ रहा है, बहुत ही महान इंसान थे। एंड द मुस्लिम लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर वेरी क्लोज टू देवबंद। यस, मुस्लिम लीडर्स जो थे कांग्रेस के, मुस्लिम लीडर्स ऑफ कांग्रेस क्लोज टू देवबंद। अब अगर आप एक चीज याद करें तो अलीगढ़ मूवमेंट से बाद में वो क्या बन गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। समझ में आ रहा है? और कांग्रेस और मुस्लिम लीग अगेंस्ट में, समझ में आ रहा है? तो कांग्रेस किसके क्लोज थी? देवबंदीज के। और देवबंदीज का मोटिव क्या था? अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट अलीगढ़। समझ में आ रहा है? अब ये चीज याद रखिएगा, कनेक्टिविटी यहीं पे काम आती है। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाई द मुस्लिम लीडर्स ऑफ कांग्रेस दे क्लोज टू हुम? देवबंदीज, देवबंदी मूवमेंट। इसीलिए बहुत ही ग्रेट लीडर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। यस, एंड फाउंडर्स कौन कौन थे? फाउंडिंग लीडर्स कौन थे देवबंद मूवमेंट के? इट वाज, दिस मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मोहम्मद कासिम नानौतवी। समझ में आ रहा है? मोहम्मद कासिम नानौतवी एंड राशिद अहमद गांगोही। ओके, कहीं कहीं पे आपको गांगुली भी मिलेगा, तो बेसिकली ज्यादातर जगह पे गांगोही लिखा है। समझ में आ रहा है? सो मोहम्मद कासिम नानौतवी एंड राशिद अहमद गांगोही, they both started this movement as a revivalist movement with the twin objectives of propagating pure teachings of Quran and Hadith। yes, ये मूवमेंट इसीलिए शुरुआत किया गया था ताकि लोगों को रिवाइवल किया जाए कि जो कुरान की सही टीचिंग्स है, जो आपको एनलाइटन करती हैं, जहां से इस्लाम से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी रियलिटी में आए। वो तो ब्रिटिशर्स की वजह से हम बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, रियलिटी में कहां से आया? मैंने आपको बताया था, इस्लाम से। तो इन्होंने वो चीज शुरुआत की, दैट अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स दैट the Muslims should be propagated pure teachings of Quran and Hadith among Muslims and keeping alive the spirit of jihad against foreign rule। yes, इन्होंने जिहाद पढ़ाया, बट अगेंस्ट किसके? ब्रिटिशर्स के, कि ब्रिटिशर्स को भगाया जाए, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट था देवबंदी मूवमेंट। समझ में आया? तो ये था देवबंदी। नाउ देवबंदी मूवमेंट, अब ये याद रखिएगा, देवबंदी मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट। समझ में आ रहा है? काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे मूवमेंट। और इसके बाद जो एक मुस्लिम में छोटा मूवमेंट बचा हुआ है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, अहरार मूवमेंट। अहरार, अहरार मूवमेंट, अहरार मूवमेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मूवमेंट वाज फाउंडेड इन 1910। 1910 में ये मूवमेंट शुरू हुआ था। अंडर द लीडरशिप ऑफ whom? अंडर द लीडरशिप ऑफ फाउंडर्स। कौन कौन थे फाउंडर्स और लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट? अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना मोहम्मद अली। ओके, देन हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान। समझ में आ रहा है?
हकीम अजमल खान, देन हसन इमाम, हसन इमाम, ओके, एंड मौलाना जफर अली, मौलाना जफर अली। समझ में आया? ये सभी लोग, मौलाना जफर अली, और एक इंसान और था मजहर उल हक, मजहर उल हक, ये याद रखिएगा। तो फाउंडिंग लीडर्स, लीडर्स कौन कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली, ओके, देन मजहर उल हक, मजहर उल हक। समझ में आ रहा है? और ये किसके अगेंस्ट में था? इन ऑपोजिशन टू द पॉलिसीज ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अगेंस्ट, ये भी किसके अगेंस्ट थे? अलीगढ़ मूवमेंट के अगेंस्ट, अलीगढ़ मूवमेंट। समझ में आ रहा है? अलीगढ़ मूवमेंट। एंड दिस अहरार मूवमेंट मूव्ड बाय मॉडर्न एरियाज, मॉडर्न आइडियाज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ओके। और अहरार मूवमेंट के लीडर्स ने काफी अच्छा पार्टिसिपेशन किया था नेशनलिस्ट मूवमेंट, यस, ये याद रखिएगा, नेशनलिस्ट मूवमेंट में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। समझ में आ रहा है? तो अगेंस्ट अलीगढ़ मूवमेंट के अगेंस्ट में ये था अहरार मूवमेंट। एंड इनका अब बेसिक मोटिव क्या था? इनके आइडियाज, मॉडर्न आइडियाज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, की ब्रिटिशर्स के अंडर में हमें सेल्फ गवर्नमेंट बनानी है। एंड देयर मेंबर्स, अहरार मूवमेंट मेंबर्स, ओके, अहरार मूवमेंट मेंबर्स, दे एडवोकेटेड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। समझ में आया? तो ये था अहरार मूवमेंट, याद रखिएगा और ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। समझ में आया? छोटा मूवमेंट है इसीलिए मैंने बता दिया। तो ये दिस इज ऑल अबाउट, यही सारी चीजें थी आपकी मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। तो मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। यस, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। नाउ लेट मी टेल यू पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, दैट दिस मूवमेंट, अब कुछ लीडर्स थे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थे पारसीज में, उन्होंने भी ये रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया। जैसे कि कल जब मैं आपको बता रहा था सेकंड पार्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का, उसमें मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया था। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सेवा सदन, अगर आप रिकॉल कर सके कल का क्लास, सेवा सदन मैंने आपको बताया था। और इसके रिफॉर्मर कौन थे? पारसी रिफॉर्मर थे सेवा सदन के। कौन? बहराम जी एम मालाबारी, मैंने आपको नाम भी बताया था, बहराम जी एम मालाबारी, याद करिए, कल मैंने बताया था। ही फाउंडेड दिस सेवा सदन इन 1885। ठीक है, आपको याद आ जाएगा अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे, अगर आपको याद होगा, आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, he founded this सेवा सदन in 1885। और क्यों इन्होंने बनाया था? why? to take care those women who were exploited and discarded by the society। जिन women के साथ exploitation हुआ और उन्हें सोसाइटी से निकाल दिया गया, उनका ध्यान रखने के लिए क्या बनाया गया था? सेवा सदन। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है पारसी रिफॉर्म मूवमेंट की। समझ में आ रहा है? नाउ पारसी रिफॉर्म मूवमेंट की मेन शुरुआत जो होती है वो होती है रहनुमाई मस्जिदान सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन 1851 में बना था। रहनुमाई मस्जिदान सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन 1851। एंड दिस मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय whom? नरोजी फुरदौंजी, दादा भाई नरोजी, एस बंगाली एंड अदर, टू बिगिन रिलीजियस रिफॉर्म अमंग दी पारसी। तो इस मूवमेंट की शुरुआत होती है, रहनुमाई मस्जिदान सभा 1851 में बनी थी। किसने बनाई थी? नरोजी फुरदौंदी, दादा भाई नरोजी, एस बंगाली एंड अदर्स, टू बिगिन रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स अमंग दी पारसीज। Are you getting my point? And all these leaders, they played important role in the spread of education, especially among girls।
लड़कियों में एजुकेशन इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया। एंड दे ऑल्सो कैंपेन अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस इन पारसी रिलीजन्स। यस, ओके, कैंपेनिंग शुरू की कि ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस बिल्कुल नहीं होंगी पारसी रिलीजन में। समझ में आ रहा है? तो इन चीजों की शुरुआत हुई, ये याद रखिएगा। तो इसके लीडर्स बहुत ही सारे हैं इस पारसी रिफॉर्म मूवमेंट के। तो ये एसोसिएशन किसके लिए थी? बेसिकली दिस वाज द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ऑफ माजदा। डिवोटीज ऑफ माजदा, दिस एसोसिएशन किसके लिए थी? डिवोटीज ऑफ माजदा के लिए थी। समझ में आ रहा है? जिसमें गर्ल्स की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, रिलीजियस रिफॉर्म होना चाहिए। माजदा क्या है? पारसी लैंग्वेज, रिफॉर्म, सुधार आने चाहिए। समझ में आ रहा है? और फाउंडर्स कौन कौन से थे? नरोजी फरदोंजी, दादा भाई नरोजी, एस बंगाली, ओके। और कौन कौन था? जेबी वाचा, जेबी वाचा, ओके, के एन कामा, के एन कामा। ये सब कौन है? लीडर्स हैं इसके। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने ये शुरुआत की पारसी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की। ये याद रखिएगा, पारसी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सो बेसिक मोटिव ऑफ पारसी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, दे एडवोकेटेड द स्प्रेड ऑफ विमेन्स एजुकेशन। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। दे अपोज्ड infant marriage and the use of astrology. These leaders, they opposed the excuse me, they opposed infant marriage and the use of astrology. And Furdonzi, he published a journal also. He published the journal. He published the journal. और इनके जर्नल का नाम क्या था? जगत मित्रा। He published a journal known as Jagat Mitra. समझ में आ रहा है? And in this background, Furdonzi, he edited in 1840s the Fame Famsheed. लिख लीजिएगा ये चीज। इसी बैकग्राउंड में जब प्रमोट करना शुरू किया इस मूवमेंट को, इसी बैकग्राउंड में ही एडिटेड वन मोर जर्नल। ओके, इस मूवमेंट की शुरुआत कहां से होती है? जब फुरदोंजी एक जर्नल को एडिट करना शुरू करते हैं 1840s में। और वो जर्नल कौन सा था जहां से इस मूवमेंट की शुरुआत होती है? वो जर्नल था फामे फमशीद। लिख लीजिए, फामे फमशीद। समझ में आ रहा है? फामे फमशीद। He started editing this journal Fame Famsheed, and his aim was to defend the cause of Parsi religion, Zoroastrianism. समझ में आ रहा है? And finally, Furdonzi, Dada Bhai Naroji, S Bengali, they established this association in 1851. Okay, and they spread the women education. They oppose infant marriages and the use of astrology. And Furdonzi, he published the new journal that is Jagat Mitra. समझ में आ रहा है? तो ये था आपका पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। दिस इज ऑल अबाउट योर पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ Now, next is Sikh reform movement. Yes, Sikh reform movement बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। एंड बेसिकली सिख रिफॉर्म मूवमेंट, most of the Sikh movement, they targeted the idolatry and priestly caste domination. Yes, ये याद रखिएगा। सिख रिफॉर्म मूवमेंट, they targeted idolatry, की मूर्ति पूजा नहीं होगा, priestly caste domination नहीं रहेगा, and they fought against social evils. Okay, they fought against the social evils also. समझ में आ रहा है? They fought against the social evils. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सिख रिफॉर्म मूवमेंट।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लेट मी टेल यू द फॉर्मेशन, सिख रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, ओके तो मैं तेज बोलूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। द फॉर्मेशन ऑफ द सिख रिफॉर्म मूवमेंट, मैंने आपको बोला कि मैं बता रहा हूं या तो द फॉर्मेशन ऑफ टू सिंह सभाज एट अमृतसर, दो सिंह सभा बनी थी। फॉर्मेशन ऑफ टू सिंह सभाज, दो सिंह सभा बनती हैं कब? 1870 में। कहां पे ये सिंह सभा बनती है? दो सभा बनती है, वन इन अमृतसर, अनदर लाहौर। वन इन अमृतसर, अनदर लाहौर। समझ में आ रहा है? दो सिंह सभा बनती हैं। एंड द सेटिंग अप ऑफ, तो जो अमृतसर में, रुकिए मैं दूसरे स्लाइड पे आपको ये बताता हूं। ओके नाउ सिख रिफॉर्म मूवमेंट, बैकग्राउंड देख लीजिए, सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स, ओके। नाउ सिख रिफॉर्म मूवमेंट, टू सिंह सभाज, टू सिंह सभाज बनती हैं व्हेन 1870s। और वो दो सिंह सभाज कहां पे बनती है? वन इन अमृतसर, अनदर लाहौर। दूसरी कहां बनेगी? लाहौर में। दो सिंह सभाज बनती। समझ में आ रहा है? नाउ इट वॉज द बिगिनिंग, यही क्या था? इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट अमंग दी सिख। एंड अमृतसर में क्या बनता है? इन अमृतसर दे सेटअप खालसा कॉलेज, खालसा कॉलेज। समझ में आया? खालसा कॉलेज इन अमृतसर कब बनता है? 1892। सो खालसा कॉलेज अमृतसर सेटअप इन 1892। और ये किस लिए बनाया जाता है? फॉर द प्रमोशन ऑफ गुरुमुखी सिख लर्निंग एंड पंजाबी लिटरेचर। किस लिए बनाया गया था ये खालसा कॉलेज? प्रमोशन ऑफ गुरुमुखी, ओके, प्रमोशन ऑफ गुरुमुखी सिख लर्निंग एंड पंजाबी लिटरेचर। समझ में आया? पंजाबी लिटरेचर, ये याद रखिएगा। तो इसलिए ये बनवाया गया था। एंड फाइनली लाहौर में क्या होता है? ये याद रखिएगा, लाहौर इन 1920, ओके। आप इसको कह सकते हैं होल पंजाब ऑल्सो। 1920 में पूरे ही पंजाब में एक मूवमेंट शुरू हुआ था। अभी मैं उस मूवमेंट की बात भी करूंगा, अकाली मूवमेंट, अकाली मूवमेंट, ओके, अकाली मूवमेंट इन 1920। अकाली मूवमेंट स्टार्टेड which rose in Punjab and they started cleansing the management of गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में करप्ट महंत होते थे। समझ में आ रहा है? एंड वो सभी को एंट्री भी नहीं देते थे एंड दे वर करप्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So finally the people, the Sikh group, they started cleansing of the management of गुरुद्वारा। समझ में आ रहा है? तो ये दो यहां से शुरुआत होती है सिख रिफॉर्म मूवमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम देखते हैं मूवमेंट्स। नाउ सिख रिफॉर्म मूवमेंट, यस। तो हम लोगों ने इसमें डिस्कस ये किया था कि सिख रिफॉर्म मूवमेंट किस लिए बना था? व्हाई? बिकॉज दे टारगेटेड द आइडोलेट्री and priestly class domination, then they fought against social evils। are you getting my point? तो इसीलिए ये मूवमेंट शुरुआत हुई थी सिख रिफॉर्म मूवमेंट की, ये याद रखिएगा। एंड द पहला रिफॉर्म जो मूवमेंट शुरुआत होता है सिख रिफॉर्म मूवमेंट में, वो होता है निरंकारी मूवमेंट, निरंकारी मूवमेंट। एंड दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय whom? बाबा दयाल सिंह। इनका पूरा नाम है बाबा दयाल सिंह। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय हुम, बाबा दयाल सिंह, एंड इनका कहना था कि सिखिज्म को फिर से वापस लाना पड़ेगा। यस, इनका कहना था कि सिखिज्म को फिर से वापस लाना पड़ेगा उसके ओरिजिन पे, और वन गॉड का कॉन्सेप्ट हमें अपनाना चाहिए। दैट मीन्स सिखों में क्या होता है, द गॉड इज फॉर्मलेस, कोई फॉर्म नहीं है गॉड का, और वो जो फॉर्मलेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निरंकार। ओके, सो दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय बाबा दयाल सिंह। ही कॉल्ड for the return of Sikhism to its origin, and he emphasized the worship of one God. Okay, and God क्या है, God is formless, worship of one God, that is formless God, God का कोई शेप नहीं है। okay, and इस formless को ही हम क्या बोलते हैं, निरंकार। निरंकार, फॉर्मलेस गॉड को हम बोलते हैं निरंकार, और वहीं से क्या बना, निरंकारी मूवमेंट। और अब सिखों में क्या है, निरंकारी सेक्ट, निरंकारी सेक्ट। समझ में आया, ये याद रखिएगा। सो दिस निरंकारी मूवमेंट, दे रिजेक्टेड द आइडोलेट्री एंड दे आल्सो प्रोहिबिटेड ईटिंग मीट, कि आप मीट नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते, समझ में आ रहा है, झूठ नहीं बोल सकते। सो दे रिजेक्टेड आइडोलेट्री, आल्सो प्रोहिबिटेड ईटिंग मीट, ड्रिंकिंग लिकर, lying and etc. Are you getting my point? And basically they laid emphasis, this Nirankari movement, they laid emphasis on Guru Nanak. Nirankari, they laid emphasis on Guru Nanak. Okay, Nirankari, they laid emphasis on Guru Nanak. Okay, before the establishment of Khalsa by Guru Gobind Singh at Anandpur. Okay, ये याद रखिएगा। तो अब एक चीज आप यहां पे समझ जाएंगे, निरंकारी मूवमेंट ये जो है, ये इन्होंने किसको सपोर्ट किया, गुरु नानक को। दैट गुरु नानक एंड सिखिज्म बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा एस्टेब्लिश किया था, 10th गुरु थे। तो इन्होंने बेसिकली, इनका कहना था कि हम किस पे ध्यान देंगे, गुरु नानक पे, सिखिज्म वहीं से आया है, निरंकारी इसका कहना था। और इसी के बाद अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा नामधारी मूवमेंट। समझ में आ रहा है, नामधारी मूवमेंट, नामधारी इसका कहना क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह ने जो भी कहा है, खालसा जो भी बनाया है, उस बेसिस पे हमें सारी चीजें करनी होगी। तो अब इन्होंने देखिए क्या कर लिया, सिख में भी क्या हो गया, सेक्ट बच गए, कुछ लोग गुरु नानक के फॉलोवर हो गए, कुछ लोग गुरु गोविंद सिंह के फॉलोवर हो गए। समझ में आ रहा है, तो यहीं से ये चीज शुरुआत हो जाती है। So this is all about निरंकारी मूवमेंट। समझ में आ रहा है, निरंकारी मूवमेंट फॉलोवर्स, दे लेड एम्फेसिस ऑन गुरु नानक, फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। दे रिजेक्टेड आइडोलेट्री, ओके, एंड द फॉर्मलेस फीचर ऑफ गॉड नोन एज निरंकार। ओके, एंड हु फाउंडेड दिस मूवमेंट, बाबा दयाल सिंह। ओके, तो ये था निरंकारी। नाउ नेक्स्ट है नामधारी मूवमेंट। यस, नामधारी मूवमेंट। Who started this Namdhari movement? This movement was started by Baba Ram Singh. Baba Ram Singh, बाबा राम सिंह ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था अगेंस्ट आइडोलेट्री। ओके, अगेंस्ट आइडोलेट्री। कब ये शुरुआत हुई थी इस मूवमेंट की, 1857। दिस नामधारी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1857। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और दिस मूवमेंट was based on the rituals, okay, ritual models after Guru Gobind Singh founding the Khalsa. समझ में आ रहा है? तो इनका नामधारी मूवमेंट जो था, ये किस बेसिस पे था, खालसा पे, खालसा के बेसिस पे, बेस्ड ऑन खालसा। खालसा किसने बनाया था, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा के बेसिस पे था, एंड दिस खालसा मूवमेंट, ओके, द रिक्वायरमेंट ऑफ वियरिंग द 5 सिंबल्स। मैंने आपको सिखिज्म जब पढ़ाया था, मैंने उसमें 5 चीजें बताई थी कि सिखों में 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। समझ में आ रहा है, कि करतार, कृपाण, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो यही इन 5 चीजों पे बेसिस था ये नामधारी मूवमेंट, 5 सिंबल्स। ओके, बाबा राम सिंह ने शुरू किया था नामधारी, नामधारी सपोर्टर ऑफ खालसा,
खालसा किसने बनाया था? गुरु गोविंद सिंह, सपोर्टर ऑफ गुरु गोविंद सिंह, 10th गुरु। ओके, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मूवमेंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ वियरिंग द 5 सिंबल्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट इसमें एक चीज था कि आप तलवार की जगह आप स्टिक भी रख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कैरिंग द स्वॉर्ड, द फॉलोवर्स वर सपोज टू कैरी अ स्टिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें एक चीज क्या थी? इंस्टेड ऑफ कैरिंग अ स्वॉर्ड, जिसको हम कृपाण बोलते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, उसकी जगह आप क्या रख सकते हैं? स्टिक। सो दे सेट ऑफ rituals modeled after the Guru Gobind Singh, who was the founder of Khalsa, with the requirement of wearing the 5 symbols, but instead of the sword, the followers were supposed to carry a stick. Are you getting my point? ये याद रखिएगा। एंड नामधारी मूवमेंट में इन्होंने कहा था, दे मेड कंजम्पशन ऑफ बीफ वर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन एज द प्रोटेक्शन ऑफ कैटल वाज इंपॉर्टेंट। बीफ इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, नामधारी मूवमेंट में बीफ खाने पे मना कर दिया था। इसीलिए आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा इन सब जगह क्या है, पंजाब में आप देखेंगे गाय, और ये हर घर में गाय रखी जाती है और उनका काम ये दूध और लस्सी और देसी घी खाना। समझ में आ रहा है? इसीलिए वो कंजम्पशन नहीं करते हैं बीफ का। ओके, they under this movement, namdhari movement, they made consumption of beef was strictly forbidden as protection of cattle was important. Are you getting my point? And finally in 1873 this namdhari movement, okay, was founded at Amritsar also. This namdhari movement founded at अमृतसर, अमृतसर में ये नामधारी मूवमेंट भी बना। 1873 द सिंह सभा मूवमेंट वाज फाउंडेड एट अमृतसर। मैंने अभी आपको बताए थे सिंह सभा बने थे, अभी मैंने आपको बताया था सिख रिफॉर्म मूवमेंट कैसे शुरू हुए। तो ये याद रखेगा, ये जो नामधारी मूवमेंट था ये 1873 में अमृतसर में किसमें मर्ज हो गया था? सिंह सभा मूवमेंट। अभी मैंने आपको बताया था, समझ में आ रहा है? ये याद रखेगा 1873। Are you getting my point? Now, next is Kuka movement. Kuka movement बहुत ही important movement है, Kuka movement. And this Kuka movement was started by whom? Bhagat Jawahar Mal and Sian Sahab. Okay, भगत जवाहर मल को ही कहा जाता था सियान साहब। This Bhagat Jawahar Mal, popularly known as Sihan Sahab. Are you getting my point? And this Kuka movement against the idolatry, और इन्होंने Kuka movement, the follower of Kuka movement, they said that Guru Gobind Singh was the only Guru, जो 10th गुरु है गुरु गोविंद सिंह, he was the only Guru, true Guru of Sikh. Okay, so Kuka movement, the Kukas recognized Guru Gobind Singh as the only true Guru of Sikh. समझ में आया? And they also started the movement, the Kuka movement started with the aim of Sikh reform and restoration of Sikh sovereignty in Punjab by driving the British away. Yes, जो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में सिखों का रूल था उसको फिर से लाने के लिए और ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए मूवमेंट लाया गया था। समझ में आ रहा है? So they started this movement with the aim of Sikh reform and the restoration of Sikh sovereignty in Punjab by driving away the British. समझ में आ रहा है? And they wanted the end of British rule in Punjab, and Punjab should revive their Sikh rule. But this movement, this Kuka movement, was suppressed by the Britishers. समझ में आ रहा है? The movement was suppressed by the Britishers. Are you getting my point? तो ये था आपका सिख रिफॉर्म मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट जो बच्चा है वो है अकाली सत्याग्रह। मैंने अभी आपके सामने अकाली की बात करी थी, अकाली मूवमेंट के का नाम भी लिया था मैंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है अकाली मूवमेंट, ये याद रखिएगा। तो अकाली मूवमेंट के बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि अकाली मूवमेंट है क्या, क्यों शुरुआत हुई अकाली मूवमेंट की, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अकाली मूवमेंट इट वाज स्टार्टेड इन 1921, शुरुआत होती है 1921 से। 12th क्लास बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। द मेन, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं,
अकाली मूवमेंट क्यों हुआ था। ओके, तो लेट मी टेल यू दैट अब उस टाइम पे क्या होता था, जो गुरुद्वारा होते थे, जितने भी गुरुद्वारे होते थे, all the gurudwaras were under the control of mahant. At that time all the gurudwaras, all the gurudwaras were under the control of mahant. महंत के कंट्रोल में होते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? महंत, एंड महंत जो थे करप्टेड थे। महंत वर करप्टेड, करप्टेड महंत, महंत करप्टेड। अब करप्शन बहुत ज्यादा था एंड महंत करप्टेड थे एंड दे वर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ ब्रिटिशर्स। महंत जो थे एक तो करप्टेड, दूसरे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ब्रिटिशर्स। समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ब्रिटिशर्स, ये याद रखिएगा। एंड दैट इज वाई जब इतना ज्यादा करप्शन हो जाएगा और ब्रिटिशर्स के को सपोर्ट करेंगे, तब जो होंगे सिख पीपल्स, वो क्या करेंगे? कॉमन पीपल्स, दे विल टारगेट, निकाल देंगे इनको, बाहर फेंक देंगे, चलो निकलो अब यहां से, तुम गुरुद्वारे से, हो गया तुम्हारा समय पूरा। समझ में आ रहा है? सो दिस अकाली सत्याग्रह, दे टारगेटेड करप्ट महंताज, दे लिबरेशन ऑफ गुरुद्वारास फ्रॉम महंताज। इन्होंने कहा कि अब गुरुद्वारास को आजाद कराना पड़ेगा महंत से। समझ में आ रहा है? तो अब ऐसे में कौन से लीडर आए जिन्होंने इस सत्याग्रह को शुरू किया? तारा सिंह, करतार सिंह, बाबा खड़क सिंह। समझ में आ रहा है? तारा सिंह, करतार सिंह, बाबा खड़क सिंह। सो दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट हुम? करप्ट महंत एंड ब्रिटिशर्स आल्सो, क्योंकि महंत को सपोर्ट कौन करते थे? ब्रिटिशर्स। तो मूवमेंट किसके अगेंस्ट में था? महंत एंड ब्रिटिशर्स। And that is why Congress party, they gave total support to this movement, they gave total support to Akali movement, and the result was that in 1922 Gurudwara Act was passed. Gurudwara Act pass हो गया 1922 में, ये याद रखिएगा। and according to this act, गुरुद्वारा एक्ट जो ब्रिटिशर ने पास किया 1922 में, प्रेशर में आके, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट मैनेजमेंट ऑफ द महंताज केम टू एन एंड, कि जितने भी महंताज हैं उनका मैनेजमेंट अब खत्म होता है। टू मैनेज गुरुद्वाराज अ कमिटी वाज क्रिएटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस एक्ट ने क्या किया 1922 गुरुद्वारा एक्ट ने, दैट मैनेजमेंट ऑफ महंताज केम टू एन एंड, नो मोर महंताज नाउ। अब गुरुद्वाराज को मैनेज कौन करेगा जब महंताज नहीं करेंगे? सो टू मैनेज द गुरुद्वाराज अ कमिटी विल बी क्रिएटेड, अ कमिटी, कि अब गुरुद्वारा को मैनेज करेगी कमिटी, कमिटी विल बी क्रिएटेड। और उसी के बाद कौन सी कमिटी बनती है? SGPC कमिटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी। इसी एक्ट के थ्रू ये कमिटी बनती है, SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी। दिस कमिटी वॉज एस्टेब्लिश। अब यही कमिटी क्या करेगी? मैनेज करेगी गुरुद्वारे को। समझ में आ रहा है? एंड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ गुरुद्वारा कमिटी, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन बाबा खड़क सिंह, बाबा खड़क सिंह, यही जो लीडर थे यहाँ पे, बाबा खड़क सिंह, ये याद रखिएगा, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। समझ में आया? तो ये था आपका अकाली दल मूवमेंट, ये याद रखिएगा। ओके, दिस एक्ट वाज पास। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि ये एक्ट 1925 में भी पास हुआ है। ओके, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1925, तो आप 1925, बट बहुत सारे पेपर्स और जर्नल्स में 1922 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? बट एनसीईआरटी मोस्टली फॉलो करिएगा। समझ में आ रहा है? 1925 दिस एक्ट वाज पास। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा। तो यही थे आपका पूरा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। And finally we have completed this topic, socio religious reform movement. Are you getting my point? Now अब हम देखेंगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या रहा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का। सबसे अच्छी चीज क्या हुआ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, कि कुछ लेजिस्लेशन, कुछ सोशल प्रैक्टिसेस जो थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई। समझ में आ रहा है? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, एविल, सोशल एविल्स वर अबॉलिश, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें थी, बहुत सारे
बहुत सारे लेजिस्लेशन लॉज बनाए गए विमेन्स के लिए, अभी मैं आपको वो सारे एक्ट बता भी दूंगा. सो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. फर्स्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इज social legislations like abolition of sati, widow remarriage act 1856, age of consent act मैंने आपको बताया था 1891. समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आ गई थी. दूसरा, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, पर्टिकुलरली विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया गया. तो ये भी बहुत क्या था, पॉजिटिव मेजर्स. देन प्रेस. प्रेस का रोल, प्रेस क्या है, पिलर है. फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेस. समझ में आ रहा है? इंग्लिश एंड रीजनल जर्नल्स वर पब्लिश्ड. और बिना प्रेस के आप अपने विचारों को, आप अपनी आइडियोलॉजी को लोगों को समझा ही नहीं पाएंगे. एंड दैट इज व्हाई प्रेस वाज यूज्ड एज ए वेपन फॉर नेशनल अवेकनिंग. प्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है देश को आजाद कराने में. समझ में आ रहा है? देन द नेशनल मूवमेंट लाइक आर्य समाज, नेशनल मूवमेंट. अब आप देखेंगे आर्य समाज से और भी कई मूवमेंट जो थे जो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे नेशनल मूवमेंट में. अब आर्य समाज से कैसे लोग आएंगे, लाला लाजपत राय, ओके, बाल गंगाधर तिलक, ये सपोर्टर्स होंगे इन सभी के. और वहीं से शुरुआत होगी किस चीज की, नेशनल मूवमेंट. ओके, तो बहुत सारे लॉस जो थे वो पास कराए गए विमेंस के लिए. कौन कौन से लेजिस्लेटिव मेजर्स थे विमेंस के लिए, लिख लीजिएगा आप. सोशल इश्यूज में ये सारे मेजर्स लिख सकते हैं, सोशियोलॉजी में भी मेंशन कर सकते हैं. लेजिस्लेटिव मेजर्स विमेंस के लिए कौन कौन से आए थे. फर्स्ट लेजिस्लेटिव मेजर, बंगाल रेगुलेशन बैनिंग ऑफ सती. बंगाल रेगुलेशन बैनिंग सती 1829. समझ में आया, 1829. देन दूसरा मेजर क्या आया था, बंगाल रेगुलेशन बंगाल रेगुलेशन 1795 to 1804. okay, declaring infanticide illegal. infanticide illegal. then और क्या क्या आया, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट. कब आया था, 1856. समझ में आ रहा है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856. देन अभी मैंने आपको बताया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891. एज ऑफ कंसेंट एक्ट. देन शारदा एक्ट. शारदा एक्ट कब आया था, 1929. क्रोनोलॉजी में लिखिएगा सारी चीजें, मैं आपको पूरा क्रोनोलॉजी में बता रहा हूं. समझ में आ रहा है? देन शारदा एक्ट के बाद क्या आया, स्पेशल मैरिज एक्ट. स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया था, 1954. ये आपका पार्ट है सोशल इश्यूज का, क्योंकि यहां से पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू हो गया है. समझ में आ रहा है? ये सोशल इश्यूज. तो अगर आप सोशल इश्यूज का भी कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप ये बैकग्राउंड में सारे एक्ट डाल सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. देन हिंदू मैरिज एक्ट 1955. हिंदू मैरिज एक्ट 1955. देन हिंदू सक्सेशन एक्ट. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. Hindu Succession Act 1956. Then Hindu Maintenance
एंड अडॉप्शन एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट, याद रखिएगा ये। देन और कौन कौन से एक्ट्स आए? मैटरनिटी, विमेंस के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, देन इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये कब आया था? 1976, देन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो ये सारे एक्ट आए। अब आप देख रहे हैं ना कि फ्रॉम द हिस्टोरिकल पीरियड इटसेल्फ मॉडर्न इंडिया में कितने सारे एक्ट पास हुए, वही कंटिन्यूएशन में आता जा रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड सोशल इश्यूज का ये पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो कैसे डेवलपमेंट हुआ है विमेंस का, तो अब आप इसको लिख सकते हैं क्रोनोलॉजी में, अगर आपको ये सारे एक्ट याद रहेंगे। समझ में आ रहा है? ये याद रखेगा। एक क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि सती was already abolished in 1829 but still it is prevalent in the form of dowry. Dowry is also known as present day sati. समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन लिखिएगा that sati has already been abolished in 1829 but still it is prevalent in India, and the present day dowry is also known as, sorry, the present day sati is also known as dowry. Please elaborate this statement. लिखिएगा ये। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, सोशल इश्यूज से रिलेटेड है एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ लिखिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये थे पॉजिटिव एडवांटेजेस किस चीज के? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का, ये याद रखिएगा। नाउ अब लिमिटेशंस देख लेते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का। What are the limitations of socio-religious reform movements? So let me tell you the limitations. Okay. तो अब जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव बताए, ओके, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए काम किया, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ओके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अलीगढ़ मूवमेंट, एनी बेसेंट, डोंडू केशव कार्वे, ये सब लोग थे। ओके, प्रेस के बारे में मैंने आपको बताया। देन नेशनल मूवमेंट शुरुआत किया आर्य समाज। आर्य समाज मैंने यहाँ पे क्यों नाम प्रिफर किया? सबसे पहली चीज तो ये नेशनल मूवमेंट लाइक आर्य समाज कैसे कंट्रीब्यूट किया, मैंने आपको एक चीज बताया था आर्य समाज में, दैट द टर्म स्वराज, 3 एस बताए थे जिसमें से एक स्वराज भी था। स्वराज टर्म कॉइन्ड बाय आर्य समाज, and this term Swaraj provided generation of leaders to Congress party. This term Swaraj provided generation of leaders to Congress party, and every reformer was active politician in national movement. Yes, every reformer of Arya Samaj and other organization was an active politician in national movement. सोशो रिलीजियस से कहां मुड़ गए थे ये लोग? पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में। समझ में आ रहा है? Now, next, limitations of socio-religious reform movements. Limitations. So the first limitation that communal forces, यहीं से communalism के बीज बो दिए गए थे। communalism, हिंदू एंड मुस्लिम, ओके, नो भाई भाई, यहीं से शुरुआत हो गई थी। जैसे आर्य समाज ने क्या किया? आर्य समाज का मूवमेंट, इट वाज ए कंट्रोवर्शियल मूवमेंट। They started Shuddhi movement. They started converting Islamic peoples into Hindus. समझ में आ रहा है? Then आर्य समाज communal forces, आर्य समाज में क्या था? communal forces. And likewise मुस्लिम मूवमेंट भी थे वैसे ही, like वहाबी। वहाबी मूवमेंट ने क्या किया? अरब यूनिटी। समझ में आ रहा है? जो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए उनको किस में कन्वर्ट करो? इस्लाम में कन्वर्ट करो। तो वहाबी मूवमेंट। समझ में आ रहा है? सिखों में भी शुरुआत हो गया कम्युनलिज्म, मैंने अभी आपको बताया था कूका मूवमेंट में।
हुक्का मूवमेंट, कि ये जो पूरा एरिया है सिखों का रहेगा और कोई नहीं, कम्युनलिज्म, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें, कम्युनलिज्म यहां से शुरू हो गया, तो ये क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का, लिख लीजिएगा। देन रेनेसेंस, दिस रेनेसेंस वर्ड means rebirth, revival, rationalism, and socio-religious reform movements were also called as Indian Renaissance. समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, आर्य समाज के फाउंडर ने, दयानंद सरस्वती, गो बैक टू वेदास, समझ में आ रहा है। राजा राम मोहन रॉय, व्हाट ही सेड, ही रोट अ बुक, मैंने आपको बताया था इनकी बुक का नाम मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑफ एंशियंट राइट्स ऑफ विमेन, ही रोट अ बुक, बुक का नाम था मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑफ एंशियंट राइट्स ऑफ विमेन, एंड मेनी इंटेलेक्चुअल्स डिड नॉट एक्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट वाज टेकन फ्रॉम यूरोपियन हिस्ट्री। तो बहुत से इंडियंस इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने रेनेसेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। व्हाई? बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट वाज टेकन फ्रॉम यूरोपियन हिस्ट्री। उनका कहना था ये आप यूरोपियन हिस्ट्री से लेके आए हैं, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें, एंड रेनेसेंस के बारे में ही महागोविंद रानाडे जी ने क्या कहा था, दैट पास्ट इज डेड, पास्ट इज डेड, अकॉर्डिंग टू M.G. Ranade. Okay, past is dead according to M.G. Ranade, and he told don't go for revival, go for reformation. M.G. Ranade ने कहा don't go for revival, revive कुछ नहीं करना है, we have to reform the things, don't go for revival, don't go for revival, go for reformation अकॉर्डिंग टू M.G. Ranade। समझ में आया। तो जो कुछ इंटेलेक्चुअल थे वो अगेंस्ट में थे इस रेनेसेंस के, उन्होंने कहा यूरोपियन हिस्ट्री से लिया, समझ में आया। एंड द मूवमेंट, द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, दिस मूवमेंट सफर्ड फ्रॉम द सोशल नैरो बेस, यस, दिस मूवमेंट suffered from the social narrow base, yes. Why? Unfortunately this movement was not went to rural areas, and जो लोग इन्फ्लुएंस हुए थे वो बहुत ही कम थे। जैसे नेशनल मूवमेंट जो गांधी शुरू करते हैं वो नेशनल मूवमेंट क्यों कहलाता है, बिकॉज रूरल पॉपुलेशन उससे इंटरेक्ट होती है, समझ में आ रहा है। बट दिस सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ओके, दिस मूवमेंट डिड नॉट रीच टू रूरल एरियाज, this movement unfortunately was not went to rural areas, and people influenced were very small in size, समझ में आ रहा है, बहुत ही कम लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए थे, समझ में आ रहा है। तो ये रूरल एरियाज में नहीं पहुंच पाया था, ये याद रखिएगा। देन द प्रेजेंस ऑफ सोशल एविल्स is still prevalent in today also in the society, which indicates the limited achievement of these movement, yes, still social evils are present in the सोसाइटी, ओके, आज भी सोशल लेवल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सती मर चुका है, बट प्रेजेंट डे सती क्या है, डाउरी, प्रेजेंट डे सती को हम क्या बोलते हैं, डाउरी, समझ में आ रहा है। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं, समझ में आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, समझ में आया। ये था पूरा आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये याद रखिएगा। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा और एनसीईआरटीज पढ़िएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप चिंता नहीं करिएगा बिल्कुल भी, समझ में आ रहा है। एंड कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए, और समाज में लोगों की मदद करिए, समझ में आ रहा है। So thank you class, thank you so much.